एकदम याद करके आना है कल से पहला चैप्टर। क्लियर? देखिए हम लोगों ने पादपों में प्रजनन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पादपों में प्रजनन। पादप में प्रजनन क्यों करते हैं, काहे करते हैं, यह सभी बातों को करते करते हम आज चल आए हैं सुगर केन। सुगर केन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ना। क्या कहते हैं? गन्ना। अब एक बात को ध्यान में रखना, अब हम करते करते बहुत चीजों में गेहूं में प्रजनन करवाया, धान में प्रजनन कराया और बहुत प्रकार की नस्लें पैदा की। किए कि नहीं किए? अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा। नस्ल पैदा किया जैसे कि सोनारमती आपका, उसके बाद राबी, राखी, इस प्रकार से क्या था? गेहूं सब सोनारा, इस सब को देखो यहां देखो। अभी टोटल के टोटल हमने कल जो पढ़ाया कि धान की नस्ल और गेहूं की नस्ल, टोटल नस्ल के बारे में हमने पढ़ाया। जैसे कि यहां देखो, अरे यार कहां है, कैसे हो गया? ये देखो, जैसे कि हमने बताया था, इसमें बताया सन 1963 ईस्वी में बताया था कि गेहूं की नई पैदावार आई थी सोनालिका, और कौन आई थी? कल्याणी। उसी प्रकार का धान का अर्धवामन किस्म आया था जिसे क्या कहते थे? टाइचुंग नेटिव। उसके बाद बताए थे IR8। यह सब हम लोग बताए थे कि इस प्रकार से पादपों में क्या किया गया था? नया नया किस्में को पादपों में प्रजनन करके हम लोग क्या किए थे? वृद्धि किए थे। और पादपों में प्रजनन क्यों करते हैं? कुछ उद्देश्यों की वजह से करते हैं, जो उद्देश्य को भी हमने बताया था। दो ही उद्देश्य होता है जी। पहला बार तो पैदावार की क्या हो? वृद्धि हो। दूसरा नंबर रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर हो, मतलब रोगों से लड़ने की शक्ति उसके अंदर क्या हो? प्राप्त हो। यही सब चीजों के लिए करते हैं। और तीसरा नंबर जमीन भी कम छेके और अच्छा पैदावार की वृद्धि हो। अगला नंबर किसी भी वातावरण में उग सके, किसी भी मिट्टी में उग सके। ये सब हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पादपों में प्रजनन करवाने का। ये सब ना बताए थे। अब देखिए आज हम बताएंगे सुगर केन। और सुगर केन गन्ना में क्या सुधार? गन्ना में सुधार। अब यह इससे क्या तात्पर्य जाता है? सुधार। अब सुधार हम उसी को ना करेंगे जो बिगड़ल है। समझ रहा है ना? सीधा आदमी के तो सुधार नहीं करेंगे, बिगड़ले को ना सुधार करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं गन्ने में सुधार हेडिंग से यह तात्पर्य निकल के आ गया कि मेरा गन्ना है लेकिन वह गन्ना सुधरल नहीं है। सुधरल मतलब कुछ टेढ़ उगता है नहीं। सुधरल का मतलब है वो अच्छा उत्पादक क्षमता और रोग प्रतिरोधी नहीं है, तो उसी को हमको सुधार करना है। तो एक ध्यान में रखना, एक उत्तरी भारत में, भारत की चौहद्दियां होती है, आप सभी को पता बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि उत्तरी, दक्षिण, हमारा आपका पूरब, पश्चिम, यह सब हमारा इसका चौहद्दी आप सबको पता तो नहीं होगा, हम जानते हैं। किसको पता है? चलो बोलो, खड़ा हो तो बोलो। अब तुम साथ रहो। अब और कोई बताओ है? कोई और बता सकता है? देखो बैठो। बिहार के चौहद्दी कोई बता सकता है? चलो तू बोलो बिहार के चौहद्दी। हाँ कौची बोल रहा है? अच्छा उत्तर में, हाँ बोलो। हाँ बैठ। चलो अच्छी बातें हैं। चलो कम से कम बिहार के लाज बचाया जी, समझा? भारत के नहीं बतेना तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन बिहार के राज बचा देनी, अच्छा कहना। चलो चलो अब इधर देखेंगे। अब इधर ध्यान दो। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं उत्तरी भारत। अच्छा हम लोग कौन भारत में पढ़ते हैं? दक्षिणी भारत में। कौन भारत में? दक्षिणी भारत में पढ़ते हैं। उत्तरी भारत में पढ़ते हैं, दक्षिणी भारत में हम लोग पढ़ते हैं। तो इधर देखिएगा, सुगर केन बोले तो गन्नों में सुधार। तो उत्तरी भारत में एक गन्ना रोपा जाता था जिस गन्ना का नाम था सैक्रम बारबरी। क्या नाम था? सैक्रम बारबरी। यह गन्ना का एक क्या है? किस्म है, नस्ल है। गन्ना की कौन सी नस्ल है? सैक्रम बारबरी। यह उगाया जाता था कहां जी? उत्तरी भारत में। कहां उगाया जाता था? उत्तरी भारत में। लेकिन जानते हो दिक्कत क्या था? उगतो तो जाता था लेकिन इसके अंदर उत्पादक क्षमता और इसके अंदर जो शर्करा था क्या था? बहुत कम था। मतलब उत्पादक क्षमता, उत्पादन की क्षमता बहुत कम थी और साथ ही मीठापन शोर डांट रियन लगता था। समझ रहा है बात को? तो बताओ यह इसका खराब चीज है कि नहीं? खराब गुण है कि नहीं? तो इसको गुण को हम बदलेंगे, लेकिन अब एगो अच्छा गुण वाला बताते हैं। भारत में दक्षिणी इलाका में उष्ण कटिबंधीय इलाका। उष्ण कटिबंधीय इलाका का मतलब जानते हो?
उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है, जैसे कि हम आपको बताते हैं, सब ज्योग्राफी की बातें हैं, लेकिन चलो जब नहीं जानोगे तो दिक्कत ना है। इधर देखो, जैसे कि हमने आपके सामने आपके सामने डायग्राम खींचा, ये पूरा क्या है, ये डायग्राम है, ये भारत का हमने चित्र बनाया, ठीक है। तो यह आपके बीचों बीच में जो होता है ये क्या होता है, विषुवत रेखा। कौन रेखा ही होता है, विषुवत रेखा। ये हमारा क्या है जी, विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री मतलब ऐसे होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री निचली अक्षांश के बीच का जो एरिया पड़ता है ये उष्ण कटिबंधीय होता है। क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। तो हम कह रहे हैं दक्षिणी मतलब दक्षिण डिग्री 23.5 डिग्री इलाका की हम बात कर रहे हैं, समझ रहा है बात को। यह पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर है जी। 23.5 डिग्री नीचे की बात कर रहे हैं, दक्षिण की बात कर रहे हैं कि एक फसल उपजाया जाता था जिस फसल का नाम था गन्ना, और गन्ना का एक किस्म था जिस गन्ना को हम कहते थे सैकरम ऑप्सिनिफेरम। क्या कहते थे, सैकरम ऑप्सिनिफेरम। जबकि उत्तरी भारत में कौन गन्ना उपजाया जाता था, सैकरम बारबरी। कौन गन्ना, सैकरम बारबरी। जबकि दक्षिणी भारत में कौन सी उगाया जाता था, सैकरम ऑप्सिनिफेरम। इसको उगाया जाता था जिसके तना क्या थे जी, मोटा थे, और इसमें शर्करा की मात्रा भी क्या थी, अधिक थी। शर्करा की मात्रा भी क्या थी, अधिक थी। बताओ, गन्ना अच्छा है, तना भी मोटा है, मीठा भी ज्यादा है, उत्पादक क्षमता भी ज्यादा है, मस्त है। तो बताइए गन्ना को कौन नहीं रोपना चाहेगा, सब रोपना चाहेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या थी, छोटा है, ये उगता ही नहीं था उत्तरी भारत में। दक्षिण भारत में उगने के लिए सक्षम था, जबकि यह उत्तरी भारत में नहीं उग पाता था। तो अब दिक्कत है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग संकरण करवाएंगे। अब वो उग रहा है, वह उत्तरी भारत में उग सकता है, लेकिन उत्पादक क्षमता और शर्करा कम है। जबकि यह उत्तरी भारत में उग नहीं सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या गुण है, अच्छा वाला गुण क्या है, अच्छा वाला गुण है कि ये मीठा है और क्या, इसका तना मोटे हैं। तो अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग संकरण करवा देंगे। क्या करवा देंगे, संकरण करवा देंगे। तो क्या करने लगे, देखिएगा हमने क्या कहा, फिर क्या करेंगे, इसका संकरण कराकर एक नया क्या करेंगे, विकसित करेंगे गन्ना, जिसमें कि दोनों का वांछित गुण क्या हो सके, आ सके, दोनों का गुण आवे। मतलब उत्तरी भारत वाला कौची वाला गुण आएगा कि उग सकता है, उत्तरी भारत में उगने का गुण आएगा उत्तरी भारत से, और दक्षिणी भारत से कौची आएगा जी, दक्षिणी भारत से उत्पादक क्षमता और मिठास आएगा, आएगा कि नहीं। अब दोनों का गुण एक पेड़ में आ जाएगा। तो अब हम रोपेंगे तो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम उत्तरी भारत में उग सकने के लिए क्या है, तैयार है, अर्थात उत्तरी भारत में उगने के लिए क्या थे, सक्षम थे। तो इस प्रकार से हमने गन्ना में क्या किया, सुधार किया। और गन्ना की ढेर सारी नस्ल लाई गई, एक दो नस्ल नहीं, ढेर सारे नस्ल। तमिलनाडु में तो एगो सेंटर ही खोल के बैठा हुआ है इस प्रजनन के लिए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर, कौन जी, तमिलनाडु के, भारत की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर के स्थित दी शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर, मतलब गन्नों के लिए स्पेशल प्रजनन के लिए एक सेंटर खोला गया है। कहां, कोयम्बटूर में। कहां पड़ता है, कौन सा देश में, भारत में। अब यह भारत में जो पड़ता है हमारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर, इसके अंदर ब्रीडिंग सेंटर खोला गया, कौची के जी, शुगर केन के। और बहुत से शुगर बोले तो केतारी भी बोलते हैं गांव में उसको, गन्ना जो होता है उगाया गया और उसका अलग अलग प्रकार से नाम रखा गया। कौन कौन सा नाम, CO 712, क्या नाम रखा गया, CO 712। अगला CO 665 और CO 164 और CO 213। देखो ज्यादातर हम लोग संकरित फसल जो होता है ना, संकरित फसल मतलब समझता है, मतलब दो गो को मिला के एगो बनाया जाता है उस नस्ल को। तो ज्यादातर नस्ले में कोडिंग नंबर के द्वारा किया जाता है। जैसे कि गाँव में नहीं, वो कोई देखिए 644 लगा रही धान रे, 464 लगा रही रे, ऐसी करके कोई कोई धान के नाम लेते रहता है, तो वह कोडिंग में ज्यादा होता है। मतलब अगर हम फसल का निर्माण अगर हम करते हैं संकरित तरीके से, तो उसमें कोडिंग वर्ड में नंबर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, इसलिए यह सब संकरित है। तो CO 712 और CO 658, CO 164 और CO 213, यह सब गन्ना की किस्में हैं।
ये सब गन्ना है, तुम रोप सकते हो, डायरेक्ट लाओगे CO 213 किस्म का हमको गन्ना चाहिए, अब लाइए और रोपिए, अच्छा फसल देगा, पैदावार की वृद्धि भी होगी, आपकी खेत में भी प्रजनन हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। समझ रहे हो बात को? अब चलिए, और गन्ना कैसे रोपाता है वो बता पड़ेगा। बीज से, रस से, पत्ता से, तब कौन चीज से है? तना से। तना से, उसके तने को हम क्या कर देते हैं, जड़ भी कह सकते हैं, तना भी कह सकते हैं। उसके क्या करते हैं, टोने टोन काट के क्या करते हैं, रोपने से उसके सब बैंड पर, बैंड मतलब समझता है ना, जो बैंडवन होता है उस बैंडवन पर से नया नया फूजी उगता है। समझे बातों को? चलिए देखिएगा अब आगे। अब आगे देखिए मिलेट। मिलेट का मतलब ज्वार। ज्वार देखे हो? मिलेट क्या होता है हम बताते हैं अभी। मिलेट, मिलेट बोले तो ज्वार, मिलेट बोले तो क्या होता है जी, ज्वार। देखो ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार आपको कुछ इस प्रकार से होंगे। अरे चट्टा, ज्वार, ज्वार एकर दाना छोटा होता है, दाना गोल होगा और क्या होता है, छोटा होता है, लंबा नहीं होता है। दाना छोटा और क्या होते हैं, गोल होते हैं। ये देखो हमारा ज्वार है, ये हमारे क्या है, ज्वार है। ये ज्वार के पौधे हैं, ये ज्वार के प्लांट हैं। ये देखो, देखो जानवर क्या इसका भूंजा उगा, भूंजा भी खाते हैं इसको लोग। अब अच्छा लगता है कि नहीं, हम तो नहीं कह सकते हैं, स्वाद चख के नहीं देख सकते हैं। तू सबके तो भाई बहुत कुछ अच्छा लगता है, तो तू सबके चलो, यही हमारा क्या है, ज्वार है। ये हमारा क्या है जी, ज्वार। और इसी ज्वार का उत्पादन हम इससे करते हैं, इसके द्वारा करते हैं। ये प्लांट है, ये ज्वार का हमारा प्लांट है। देखो मकई रियन होता है, मकई के पत्ता रियन नहीं दिख रहा है पतवा, अबे चोटा। यह देखो, यह मकई रियन होता है, बलूरी रियन होता है। और देखो इस प्रकार से हमारा उगते हैं, मतलब कह सकते हैं ये मकई की प्रजाति का है क्या। अब यह, अब देखो ये ज्वार क्या है, ज्वार क्या है समझिएगा। सब ऐसे होता है, जितना नाम लेंगे ना सब ऐसे होता है, इसलिए हम पहले इतना अच्छा तरीके से आपको दिखा दिए, ठीक है। अब देखो यहां आओ, मैलेट्स बोले तो ज्वार। ज्वार क्या है, यह खदानों का ही एक वर्ग है। खदानों का मतलब कोई चीज समझ रहा है तू? खदानों का मतलब वो जो खदान होके कोयला निकालता है वो खदान। खदानों, खदानों का मतलब होता है खाने वाली चीजें। क्या होती है, खाने वाली चीजें। मतलब मैलेट्स भी जो होता है यह खदानों के अंतर्गत ही आता है, या खदानों के वर्ग के ही हैं। मतलब खाने वाला चीज के अंतर्गत भी ये मैलेट आता है। क्लियर? देखिएगा, जिसमें जिसका, जिसमें लिखा गया है जिसका दाना छोटा और क्या होता है, गोल होता है, और इसके पत्तियों क्या होती है, घूमकर रोल का आकार लेती है। इसकी जो पत्तियां होती है ना, घूम जाता है, रोल देखे हो ना, रोल का आकार लेती है। इस प्रकार से पत्तियां होना चाहिए, तो ये घूल कर क्या हो जाता है, रोलिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, रोल बना लेता है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, कम। वाष्पोत्सर्जन का मतलब कै गो जानते हो? वाष्पोत्सर्जन नाम ही में सब कुछ है। इसे हम हिंदी में कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। कोई बता सकता है वाष्पोत्सर्जन का मतलब? बताओ। चलो सुनो, बास होता है कौची में। चलो देखो, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि पौधे जड़ से जल की मात्रा को खींचते हैं, लेकिन प्लस पॉइंट यह है, वह जल का मात्रा के तो खींचते हैं जड़ से, लेकिन बहुत कम मात्रा में उस पानी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मतलब समझो कि अगर 100% पानी जड़ से लिया गया तो 10 से 20% वह अपने लिए रखेंगे, 80% से एभव पानी को क्या कर देता है, फेंक देता है वाष्प के रूप में। मतलब जड़ के द्वारा पानी लेकर पौधा अगर सारे पानी को वह क्या कर देता है, वाष्प के रूप में पत्तियों से क्या कर देता है, फेंक देता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। लेकिन सोचने वाली बात है, जिसकी पत्तियां फोल्ड हो चुकी है
तो क्या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगा? क्योंकि पत्तियों से ही वाष्पोत्सर्जन होगा, जड़ वाष्पोत्सर्जन नहीं करता है। अरे तुम देखे होगे आजकल के पत्ती में, जब देखो सवेरे सवेरे अगर देखोगे, रात में ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तुमको क्या दिखेगा, पत्तियां पर ना पानी पानी रियन हो जाता है, नहीं होता है, तो पानी वाष्पोत्सर्जन हुआ है। क्या हुआ है? वाष्पोत्सर्जन। मतलब जो पानी लिया है वो पत्तियों अपने रंध्रक के द्वारा क्या जल को क्या किया है, फेंका है वाष्प के रूप में। अब जिसकी पत्तियां ही फोल्ड हो गई है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होने लगती है, जिसके कारण इस प्रकार के पौधे को हम सूखे में भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अब देखो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही है, अर्थात इसको पानी की क्रिया मतलब जरूरत नहीं है। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा है तो जड़ से पानी क्यों टानेगा, समझ रहे हो? अर्थात इस पौधे को हम सूखे में भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। माइलेट्स को बोले तो ज्वार को हम सूखे में भी उगा सकते हैं, और इसे हम मोटा अनाज के नाम से भी जानते हैं। कौन अनाज? मोटा अनाज बोले तो कॉरेज ग्रेन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में बहुत सारा हो जाता है, बाजरा हो जाता है, ज्वार हो जाता है, रागी हो जाता है। रागी जानते हो किसे कहते हैं? मड़ुआ के कहते हैं रागी। रागी मड़ुआ होता है, मड़ुआ की रोटी नहीं खाया है? ये एक के दिन तो बनबे करता है, जितिया दिन, नहीं जी, जितिया दिन तो एकदम लगता है कि एकदम राजा भोग रियन खाना बनता है, आ एको चीज खाए में अच्छा नहीं लगता है तहिया। क्या बात सही है कि नहीं? एको चीज अच्छा लगेगा, लगता कौन खाऊं कौन खाऊं कौन खाऊं, खाऊं खाऊं करते करते पता चल लो ऐसी भर गलो पेट। और दाल इतना खराब लगता है खाए में, हमरा तो सबसे खराब प्रभु हो। हमरा ना ढेर खाना दे देता हूँ ना तो हमरा बड़ा दिक्कत होता है। हमरा कुछ नहीं, हमको ना दाल भात ज्यादा से ज्यादा भुंजिया या सब्जी दे दो बहुत है। अब 2-3 सब्जी दे देना तो हम कुछ नहीं खेबो। हमको पता नहीं, अजीब रियन लगता है, हमको घिन घिनावन रियन लगेगा, ये नहीं रखल होने रखल, अजीब रियन लगता है, एकदम कंच कुंच लगता है, एकदम खाते ही नहीं है। अब देखो, अब शादी ब्याह में भिखमंगा रियन गलो प्लेट लेके ऐसे करके, तो वो ओकरो में ढेर मनी ले लो, तो हम लेते ही नहीं है, हम नहीं लेते हैं। हम देखेंगे पूड़ी ले लिए, पूड़ी ले लिए, और सब्जी ले लिए, सब्जी मतलब वो आलू वाला लिए, सब्जी ले लिए, और उसके बाद डायरेक्ट हम टप गए, डायरेक्ट हम टप जाते हैं, और उसके बाद पुलाव ले लियो, दाल ले लियो, और कुछ नहीं ले। वो कहे कि 3 रियन सब्जी देखना तो केकराम बोरी है पुड़िया, केकराम बोरी है पुड़िया, सोचे में टाइम बर्बाद हो जाता है यार। वो उतना देर में 5-6 पूड़ी तो सिरोर के धर देते हैं हम तो इस प्रकार से होता। क्या बोली? लेता मतलब नहीं खायल कहती थी, उतनो नहीं। चलिए अब देखिए, चलो अब शांत रहो, तुम लोग रियन खाएंगे, राक्षस रियन खाएंगे, प्लेटवो चट जाएंगे अंतिम में। अरे तो अनी सब बासियों कुसियों रगड़ देती है, हम लोग से ना होगा उतना का जी, हम लोग से उतना नहीं होता है जितना तू सब रगड़। एकदम पूरा इतना मिसबिहेवियर है ना तू सबके। चलो देखो, रोग प्रतिरोधक के लिए पादपों में किया गया प्रजनन। देखिएगा, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है समझते हो? रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधी होता है। तुम पढ़ रहे होगे फिजिक्स में रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस प्रतिरोधी क्या होता है? क्या होता है? अरे बन रन तो हनी ना, अरे प्रतिरोधी के, प्रतिरोध के सही मात्रा क्या है? खड़ा हो तो बोलो, तो खड़ा हो। जे जानता हो ना, और लगता हो ना कि एकदम हम तो जानो ही फिजिक्स में, तो हम मईयो के एकदम नहीं छोड़ा ही एकदम। जे जानता ना, हल्का हल्का जा चीज जानता हो और ज्यादा नहीं जानता हो। चलो बोलो, पैरेलल कंडीशनर को कैसे जोड़ते हैं बताओ तो। खड़ा हो, खड़ा हो। पढ़िए ना सीरीज और पैरेलल सीरीज, पढ़िए कि नहीं पढ़िए? अब तू कहिए पढ़ेगी, जब नहीं पढ़ी तब नहीं पढ़ेगी तुम। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? मतलब जे चीज जानते हो ना, एकदम बर्दाश्त नहीं होता, एकदम उकटे रहता हूं। देखना चाहिए कि किससे पूछा जा रहा है। सब मूड के दही सब बनावे वाला आदमी। चलो इधर देखो, कैसे तो नहीं शादी ब्याह होता, कैसे खुश रहा हमारा समझ ही नहीं आबो देखो मुहमा पर है ये नहीं है, लगामे एकदम फट से बोल देना है एकदम, तो दिक्कत नहीं होता। ऐसे लड़के लड़की को दिक्कत होता है, ऐसे उसके शादी विवाह में बहुत सारे प्रकोप, शनिचरा ग्रह मंडराते रहता है मुड़िया पर, ये समझे? सब सीखना चाहिए। इधर देखो, तो प्रतिरोध का मतलब होता है ना, जो प्रतिरोध का मतलब यही खाली नहीं होगा कि जो
हमारा विद्युत धारा की रास्ता को रोक दे उसे प्रतिरोध कहते हैं। यही हम खाली ये नई एग्जांपल होता है। प्रतिरोध का मतलब हर एक चीज का प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध करो, उस बात का प्रतिरोध करो, इस रास्ता को जाने के लिए प्रतिरोध करो, बंधित करो। समझ रहा है बात को? तब प्रतिरोध हर एक जगह हो सकता है। तो कौची के लिए प्रतिरोध करो? रोग के लिए, मतलब रोग को आने के लिए प्रतिरोधी उत्पन्न करो। कौची में? पादप में। कौची करवा के? प्रजनन करा के। मतलब अभी तक हम जो पादपों पढ़ रहे थे, अच्छा फसल कैसे होवे, ये पढ़ रहे थे, है ना जी। लेकिन अच्छा फसल हो रहा है, नीचे में पिलुआ लगल हो तो दिक्कत ना है। मतलब इसका भी ख्याल रखना है पादपों में ना। तो अगला ब्रीडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, रोग प्रतिरोधक के लिए पादप में क्या? प्रजनन। रोग प्रतिरोधक के लिए पादपों में प्रजनन, बोले तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखिए, अब थोड़ी सी स्टोरी सुनो इसकी। भारत में करीब करीब 20 से लेकर 30%, करीब करीब 20 से लेकर 30% जो होता है फसल क्या होते हैं? फसल की हर एक साल क्या होती है? कमी होती है। क्योंकि भारत की जो अधिकांश जलवायु है उष्णकटिबंधीय है और क्या है? उपोष्ण कटिबंधीय है। अभी बताएं उष्ण कटिबंध के बारे में अभी बताएं ना जी। 23.5 डिग्री अक्षांशीय, 23.5 डिग्री नीचे वाला, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? आपका उष्ण कटिबंधीय होता है। तो हमने क्या कहा कि भारत की अधिकांश स्थानों की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, ट्रॉपिकल, जिसके कारण उत्पादन में 20 से 30% की क्या होती है? हानि होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारा के सारा फसलें की हो जाता है, खराब हो जाता है। क्योंकि हम लोग उस इलाका में ही पढ़ रहे हैं जहां पर फसल में हमेशा समस्या उत्पन्न हो सकता है, हमेशा समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन इसी फसल को अगर दूसरे देशों में जहां उष्णकटिबंधीय इलाका नहीं पड़ता है, चाहे भारत की बात किया जाए जो उष्णकटिबंधीय इलाका के अंतर्गत नहीं आता है, वही फसलवा के रोपा जाता है ना, तो पैदावार की वृद्धि वहां ज्यादा होती है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय इलाका में आता है वहां पैदावार की वृद्धि कम होती है, अर्थात कुछ समस्या है, कुछ समस्या है। तो इसमें क्या करना है? सुधार करना ही है। देखिएगा, अब खराब हो जाती है। अब इसके लिए जो पौधा तुम्हारा खराब होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? कीटनाशी बोले तो, या पीड़कनाशी बोले, या फिर कीटनाशी बोले तो पेस्टिसाइड का हम प्रयोग करते हैं। अब हमारे धान में रोग लग रहा है, देख रहे हैं कि पत्ती टेढ़ियन हो रहा है, तो उसको देखते नहीं ना रहेंगे जी। उसको हम क्या करेंगे? बुलाएंगे, जो भुड़भुड़िया लेके आता है और कंधा में टांग के भुड़भुड़ा देता है पूरा इस प्रकार से, उसको बुलाएंगे। और जब आप उसको बुलाते हैं तो उसको बुला के आपके कवकनाशी के भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आपका कोई पौधा है जो कवक खराब के लिए है, तो आप बुलाएंगे दवाई वाले को और दवाई उस पर छिड़काव कर देंगे। ठीक है, वो दवाई ऐसा हुआ कि वो दवाई से वह पीड़कनाशी क्या हो गया? मर गया, या सभी नहीं मरता है, कुछ रह गया। तो आपकी दवाई को लेकर कुछ ऐसे पीड़कनाशी होते हैं ना जो एंटीबॉडी बना लेते हैं और उस पीड़कनाशी के प्रति आपका ताकतवर हो जाते हैं। समझे? मतलब तुम दवाई देते हो ना, तो कुछ ऐसे ऐसे कवक होते हैं जो उसको पाकर शरीर में एंटीबॉडी बना लेता है और ताकतवर बन जाता है। समझ रहे हो बातों को? और ताकतवर बन जाता है। और जब हम दवाई देते हैं तो वातावरण भी दूषित होता है। तो बताओ, अब जब हम यह चीजों को, जब उससे फसल अगर उपजा और हम अगर खाएंगे तो खाने से बताओ हमारे शरीर के लिए भी क्या होगा? हानिकारक होगा कि नहीं होगा? अर्थात यह सभी चीजों के निवारण के लिए हमको ऐसा पौधों का विकास करना होगा जिसमें रोग प्रतिरोध क्षमता क्या हो? अधिक हो। तो रोग प्रतिरोध क्षमता के अधिक के लिए कैसे प्रजनन करवाएंगे? पहला, एक अच्छा पौधा लेंगे जिसमें रोग उग नहीं लगता है, और एक ऐसा पौधा लेंगे जिसमें उत्पादन क्षमता ज्यादा है। दोनों के बीच में संकरण कराएंगे, उसमें से कुछ का गुण आएगा। आने के बाद फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, अपने अपने में स्वपरागन करवाएंगे। कराने के बाद की जो आने वाली संततियां सब बढ़िया बढ़िया उपजन होगी, और उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा? कम होगा। समझे बात को? आज जब पौधे अगर कीटनाशी से खराब नहीं होंगे तो हम लोग दवाइयां का भी छिड़काव नहीं करेंगे, और दवाइयां छिड़काव नहीं करेंगे तो वातावरण भी दूषित नहीं होगा, और वातावरण दूषित नहीं होगा तो हम लोग स्वच्छ रहेंगे, और हम लोग जब स्वच्छ रहेंगे तो सब कुछ स्वच्छ रहेगा। समझे बातों को? अर्थात आज के समय में रोग प्रतिरोधकता वाले पादपों का क्या हो गया है? जरूरत हो गया है।
और जरूरत क्या हो रहा है, पादपों में प्रजनन करा करा के सब क्या कर रहे हैं, बहुत प्रकार के पौधे का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि कुछ का हम बताते हैं। पहले ध्यान में रखिएगा, पादपों के प्रमुख रोग मतलब मेजर डिजीज ऑफ प्लांट, मतलब पादपों में होने वाली रोग निम्नलिखित है। पहला रोग कौची से होगा, कवक से होता है। दूसरा कौची से होगा, जीवाणु से। और तीसरा कौची से होगा, विषाणु से। अब कवक जन रोग किसे कहेंगे, इसको बोलने वाली बात नहीं है। पादपों में अगर कवक से होने वाला रोग है तो की है, कवक जन रोग है। कवक जन, जन का मतलब जन्म, मतलब कवक के द्वारा जन्म जो होता है रोग का, वो कवक जन रोग है। कौची में, पौधों में। हम लोग में भी रोग होता है, नहीं होता है। अगला बात देखिएगा, कौन कौन रोग है भाई कवक के द्वारा होता है। तो पहला तो गेहूं में एक रोग लगता है, रस्ट रोग। कौन रोग, रस्ट रोग। रस्ट रोग में क्या होता है, गेहूं की पत्तियां ना साइड साइड से कट जाएगा, लगेगा कि चूहा खखोर दिया है। इसको क्या कहते हैं, रस्ट रोग। क्या कहते हैं, रस्ट रोग। और रस्ट रोग दो प्रकार के होता है, एक होता है काली रस्ट और एक क्या होता है, भूरी रस्ट। काली रस्ट में पौधा थोड़ा बहुत कलर चेंज होगा, पत्तियां काला रियन आ जाता है, और कुछ पत्तियां होता है जो भूरी रियन हो जाता है। तो अगर पौधे की पत्तियां अगर काली रियन हो गया तो काली रस्ट रोग है, लेकिन अगर भूरी रियन हुआ तो क्या हुआ, भूरी रस्ट रोग। तो देखो ये जो होते हैं, ये जो हमारा गेहूं में जो रस्ट रोग होता है ना, यह कवक से होता है। और कौन कवक से, पक्सिनिया प्रजाति। कौन प्रजाति, पक्सिनिया प्रजाति के कवक से गेहूं में कौन रोग होता है, रस्ट रोग होता है। तो कौन कौन, और काली रस्ट, रस्ट कितना प्रकार के, दो प्रकार के। पहला काली रस्ट और दूसरा भूरी रस्ट। अगर काली रस्ट की बात करें पौधों में, तो काली रस्ट होता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस की वजह से। किसकी वजह से, पैक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक की वजह से होता है। लेकिन जब पौधों में अगर भूरी रस्ट की बात करें तो यह होता है पक्सिनिया रिकमेंडिटा। रिकैंडिटा कौन सी की वजह से, हमारा पक्सिनिया रिकैंडिटा कवक की वजह से पौधों में कौन सा रोग, भूरी रस्ट। क्लियर। अगली बात ये, अब गन्ना में भी रोग होते हैं कवक के द्वारा। कौन रोग होता है गन्ना में, रेड रॉट रोग। आपने देखा होगा कि गन्ना पूरा बढ़िया से लगल हो, अब बिचुआ में चुंगर गेलो, आ चुंगर गया बिचुआ में छेद, देखा होगा कि छेद छेद हो जाता है, और लंबे रियन भी छेद हो जाता है, होता है कि नहीं। और वो देखे में लगेगा रेड रियन, लाल रियन लगता है कि नहीं। तो वही है गन्ना का रेड रोट बीमारी। कौन बीमारी है, रेड रोट बीमारी। अब यह रेड रॉट बीमारी जो होता है कवक से होता है। कौची से होता है, कवक से। और कौन कवक जी, तो कोलिटोट्राइकम। कौन कवक, कोलिटोट्राइकम कवक के द्वारा गन्नों में कौन सा रोग, हमारा रेड रॉट। कौन सा रोग, रेड रॉट। अगली बातें, आलू की वनछेती अंगमारी। आलू में वनछेती पड़ जाता है। वनछेती का मतलब तुम जानते हो, पहले वनछेती का मतलब हम बताते हैं, नहीं पहले बताए थे कि शरीर पर बिछतिया पड़ना, इसका मतलब होता है दाना दाना रियन, जरा हम कहते हैं ना जी दिनाय, दिनाई रियन नहीं हो जाता है, तो वह वनछेती हुआ। उसी प्रकार से आलूओं में भी वनछेती लगता है। जब आलू कबड़ेगा ना तो देखना एकदम उज्जर हो, मस्त हो, और वनछेती रियन लगल हो, ऐसे ऐसे करके दिनाय रियन आलुआ पर नहीं लगता है, देखे में लगता है। तो आलू में जो वनछेती अंगमारी रोगवा होता है वह भी होता है कवक की वजह से। कौची की वजह से, कवक। और इस कवक का जो हमारा नाम है फाइटोफथोरा फंगी। क्या नाम है, फाइटोफथोरा फंगी। फाइटोफथोरा फंगी। पौधे के आलू की अगर बात किया जाए तो वनछेती अंगमारी रोग हमारा फाइटोफथोरा फंगी के द्वारा होता है। अब बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो वही बोलेंगे, वैसा रोग जो पादपों में बैक्टीरिया के द्वारा होता है उसे क्या कहेंगे, जीवाणु जन रोग कहेंगे। और यह क्रूसीफेरस, क्रूसीफेरस में होता है ब्लैक रोट होता है। क्रूसीफेरस एक प्लांट है। क्रूसीफेरस क्या है, एक प्लांट है, उसमें इस प्रकार से रोग होता है। जैसे कि आप देखिए क्रूसीफेरस को अगर देखना चाहते हैं तो क्रूसीफेरस, अब जल्दी ही
क्रूसीफेरस यह एक प्लांट होता है जिसे हम मेरा पत्तगोभी के नाम से जानते हैं। देखो तो एकरा में रस्ट रोग होता है। कौन रोग होता है जी? रस्ट रोग होता है। अब पत्तगोभी बड़ी रियन होता है, फूल देखो ये जो दिख रहा है ना, इसको हम फूलगोभी हालांकि कहते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें जो होता है ना, इसमें भी हमारा ब्लैक रोट पड़ जाता है, ब्लैक ब्लैक जैसा हो जाता है। कौची जैसा हो जाएगा? ब्लैक जैसा होता है। और वो ब्लैक कौची के वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। कौची के वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। अगला बात है देखिएगा, वायरल डिजीज बोले तो विषाणु जनित रोग किसे कहते हैं? तो वैसा रोग जो पादपों में कौची के द्वारा होगा? वायरस के द्वारा होगा। और वायरस के द्वारा दो प्रकार की मतलब पौधों में वायरस में लगता है, जैसे कि एगो टोबैको में लगेगा, तंबाकू में लगता है, और एगो और कौची में लगता है? एगो टर्निप। टर्निप का मतलब क्या होता है? सलगम। टर्निप का मतलब सलगम, मतलब टोबैको मोजैक और कौची जी? टर्निप मोजैक। क्लियर? यह आपकी हो गई समाप्त। क्लियर? अब हमारा एक और थोड़ा बहुत रहा है, वो सब देखेंगे, उसका चैप्टर समाप्त। उसके बाद अगला चैप्टर तो आप 3 दिन 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए। और पहला चैप्टर ध्यान में रखना, कैसे याद करोगे हमको मतलब नहीं है। कल एकदम 10 मिनट पर डे सुनेंगे लास्ट में, और कखने केकरा से सुनेंगे ये हमरो पता नहीं, काहे कि चेहरे बता देता है नहीं याद करेला के। पहला चैप्टर एकदम रट लेना है, कैसे याद करोगे तुम जानोगे। ठीक है, पहला चैप्टर सुनेंगे और फिर उसके बाद हम सेट मरवाएंगे। ठीक है, चलिए।